डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जो हमने वो कनाडा की सीरीज स्टार्ट की है कि मुख्तलिफ जो शहर हैं कनाडा के, उसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ताकि आप एज न्यू इमिग्रेंट जब यहाँ पर आएँ तो आप फैसला कर सकें किस शहर में आपने रहना है। उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे टोरंटो के बारे में, जो कनाडा का लार्जेस्ट शहर है। जी बिल्कुल, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो ओंटारियो प्रोविंस है उसका ये दारुल हुकूमत भी है, इसका मतलब सीट ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो इससे पहले कि हम फिर वो अपने रूटीन में सारे के सारे जो डिफरेंट हमने इसके सेगमेंट्स बनाए उस पर चले, मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंजर आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया जिसको हम मॉडर्न टाइम में टोरंटो कहते हैं, उसका एडजॉइनिंग एरिया, यहाँ पर 15वीं सदी तक तो बुनियादी तौर पे इंडिजिनस लोग जिनको इंडियंस कहते हैं वो यहाँ पर आबाद थे। उसके बाद फिर 17वीं सदी में यहाँ पर यूरोपियंस का जो है वो अमल दखल शुरू हुआ, उन्होंने आना शुरू कर दिया। यहाँ पर 1615 में यहाँ पहला यूरोपियन जो है वो लैंड किया, उसके साथ कुछ इरान स्काउट से वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर ये हुआ कि 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो टोरंटो का लैंड है ये इंडिजिनस लोगों से ये परचेज किया गया, ठीक है जनाब। और फिर 1793 में जब यहाँ पे तो ये यूरोपियन है तो उन्होंने यहाँ पर एक न्यूयॉर्क में एक पहला फोर्ट भी अपना तामीर किया था। तो मिलिट्री गैरजन होता था, आपको पता, अपनी प्रोटेक्शन की ये सब की जाती थी। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि जो अगर हम 19वीं सदी में आ जाएं तो वहाँ पर फिर ये जो बेशुमार चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जैसे मिसाल के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन इसको किंग्स कॉलेज कहा जाता था। इसी तरह उसे कहते हैं, अगर हम बात करें तो जो जनरल हॉस्पिटल है वो यहाँ पर बनाया गया वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर यहाँ तरक्की का अमल शुरू हो गया यूरोपियंस के आने के बाद। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि टोरंटो के शहर में 2 बार तारीख के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आग लगी, जिससे ऑलमोस्ट कोई आप कह सकते हैं आधे से ज़्यादा शहर तबाह हो गया था। पहली बार जब ये आग लगी थी तो वो 1849 की बात है, अप्रैल 7 में ये आग लगी थी, उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। और फिर दूसरी जो जिसको सेकंड ग्रेट फायर कहते हैं वो 1940 में अप्रैल 19 में लगी। तो उसके हवाले से भी टोरंटो जो है काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुँचा, बट अल्टीमेटली समहाउ इसको उसे कहते हैं बाद में दोबारा इसको रिहेबिलिटेट किया गया और ये इस तरह फिर तरक्की का अमल जारी रहा। इसी तरह अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर आप टोरंटो में जाएँ तो वहाँ पर उसे कहते हैं आपको टोरंटो आइलैंड एयरपोर्ट मिलता है। ये जो एयरपोर्ट है बुनियादी तौर पे ये 1938 में यानी इसकी बुनियाद रखी गई थी। और उससे पहले यानी उसी साल में 1938 में पियर्सन जो एयरपोर्ट आपका सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है इसमें ओंटारियो के अंदर और कनाडा का भी, उसकी बुनियाद भी यहाँ पर रखी गई थी। तो ये 2 एयरपोर्ट जो से यानी पियर्सन एयरपोर्ट और जो टोरंटो एयरपोर्ट है, इन दोनों की बुनियाद 1938 में रखी गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा ना, वो जो इंटरेस्टिंग बात मैंने की थी कि जनाब टोरंटो का जो एरिया है ये बेसिकली इंडिजिनस लोग थे, मिसिसागा जिन्हें कहा जाता था, उनके पास ये हुआ करता था। उनसे ये 1787 में ख़रीदा गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसमें थोड़ी सी डिस्प्यूट थी कि कितना एरिया बेचा गया, कितना नहीं, तो लैंड सेटलमेंट्स की सारी इशूज़ होती हैं। उसके बाद ये जो ट्रीटी हुई थी बरतानिया की गवर्नमेंट और इंडिजिनस लोगों के दरमियान, ये 1805 में इसको रिवाइज किया गया। लेकिन ये सिलसिला इतना पेचीदा था, यानी मसला इतना पेचीदा था कि इसको रिजॉल्व होने में तकरीबन 200 साल लगे। जी जनाब, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, 200 साल। और फिर सन 2010 में जाके फाइनल सेटलमेंट हुई बिटवीन मिसिसागा, इन जो इंडिजिनस लोग थे यहाँ पे रहा करते थे, उनके जो सक्सेसर्स हैं वो, और उसे कहते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के दरमियान के जनाब ये उसे कहते हैं बुनियादी तौर पर लैंड है टोटल, जो हमने उस वक्त परचेज किया था आपसे 200 साल पहले, और जनाब उसकी ये कीमत बनती है और अब कनाडा की हुकूमत ने आपको सारी कीमत अदा कर दी है। तो कुछ चीज़ें हिस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की होती हैं। लैंड सेटलमेंट ने भी 200 साल ले लिए, इस तरह के मिसाइल होते रहते हैं। अब इसमें जहाँ एक और जो इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ वो था 1812 में अमेरिका और कनाडा के दरमियान जंग भी जो इस इलाके में यानी लड़ी गई, न्यूयॉर्क के पास जो उसे कहते हैं टोरंटो का हिस्सा है। और फिर अल्टीमेटली वक्ती तौर पे तो जो ब्रिटिश थे उनको शिकस्त हुई थी, फिर वो किंगस्टन एक टाउन है वहाँ चले गए, रिट्रीट कर गए। लेकिन फिर अल्टीमेटली वहाँ से दोबारा उन्होंने अपनी सारी रीइंफोर्समेंट लेके आए और अमरीकियों को यहाँ से निकाला गया। और ये जो है उसे कहते हैं जिसको हम टोरंटो कहते हैं या कैपिटल कह देते हैं मॉडर्न टाइम में ओंटारियो का, इसकी बुनियादी तौर पे ये जो डेक्लरेशन है या इसका जो लीगल स्टेटस है ये 1867 में तय किया गया, जब कन्फेडरेशन जो है ये मुख्तलिफ जो सूबे जो से हैं कनाडा के साथ इल्हाक कर रहे थे। तो 1867 में ये टोरंटो को ओंटारियो का कैपिटल डिक्लेयर किया गया सरकारी तौर पर। ये भी एक इंपॉर्टेंट तारीख है जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा हम मॉडर्न टोरंटो के हवाले से बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि ये कनाडा का सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है, सबसे आबादी के लिहाज से, और अगर हम नॉर्थ अमेरिका के हवाले से बात करें तो चौथा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। अब इसमें आप उसे कहते हैं, जैसे हमने बात की कि जो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यानी ओंटारियो की गवर्नमेंट, उसके तो ये सीट है ही। यहाँ पर हुकूमत यानी सारा अपना निज़ाम चलाती है, सारे सरकारी दफातर यहाँ पे आपको मिलेंगे, पार्लियामेंट जैसे होगी, प्रीमियर का ऑफिस हो गया वगैरह वगैरह। इसी तरह यहाँ पे आपको जो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ मिलेगी, जो बिग 5 बैंक्स हैं कनाडा के, जिसमें हम बात करते हैं RBC, CIBC, BMO वगैरह वगैरह, उन सब के भी आपको हेड ऑफिस यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर यानी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ सारी की सारी होती हैं, वो भी यहाँ पर आपको टोरंटो के अंदर मिलेंगी। उसके अलावा ये आर्ट कल्चर, इसका भी एक ये हब है। और इसमें बुनियादी तौर पे इसका मतलब इन स्टैटिस्टिक्स से ये पता चलता है, यानी इन फैक्ट से, कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी के मौके भी बाकी शहरों के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा है। आबादी भी ज़्यादा है, जिस आगे हम बात करेंगे, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी के मौके भी ज़्यादा है। अब ना थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें बात की कि इसकी पॉपुलेशन 2021 के सेंसस के मुताबिक 2.79 मिलियन है, अच्छी खासी आबादी। और अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया पूरे को पकड़ लें तो उसकी आबादी 6.7 मिलियन है। ग्रोथ रेट आबादी का एवरेज में 1% के करीब है, 0.93% 2023 के हवाले से अगर हम बात करें। और मजे की बात यह है कि जो आधी आबादी अब टोरंटो में रहती है वो कनाडा से बाहर पैदा होती है। जी हाँ जनाब, यानी 50% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है यहाँ पे। पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी 4149 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, अच्छी खासी यानी डेंसिटी पॉपुलेशन है। तो मजे की बात है यहाँ पर तकरीबन 200 एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं, तो इसकी डाइवर्सिटी का इससे पता लग रहा है। 200 मुख्तलिफ तरह की कौमें यहाँ पर रहती हैं टोरंटो शहर के अंदर, तो ये भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपके ध्यान में होना चाहिए। थोड़ा सा अगर डेमोग्राफिक्स को थोड़ा सा और वजाहत कर दूँ तो इस पर जनाब अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो 12.9% हैं, चाइनीज़ 12% हैं, कैनेडियन 11.3% है, आयरिश 9.7% है, इसमें स्कॉटिश हैं, साउथ एशियन हैं, इटालियन हैं, फिलिपिनोज हैं, जर्मन्स हैं, फ्रेंच हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब इसमें डाइवर्सिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके सामने आ गया कि ठीक ठाक यहाँ पर डाइवर्सिटी है। जब हम उसे कहते हैं लोगों के बारे में बात करते हैं कि जनाब उसे कहते हैं उनका एथनिक बैकग्राउंड का, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी जो मजहबी अकायद है, रिलीजन, वो क्या है। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो जो टॉप 5 रिलीजन यहाँ पर टोरंटो शहर में आपको मिलेंगे, उसमें जो क्रिश्चियनिटी है वो 54.1% डेफिनेटली प्रीडोमिनेटली ये क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, आप कह सकते हैं। मुस्लिम्स भी यहाँ पे 8% है, जो ठीक ठाक एक परसेंटेज बनती है। हिंदूज 5.6% है, जूज यहाँ पर 4% है, पेशवा जूज की यहाँ पे सेटलमेंट है, और जो बुद्धिस्ट है वो 3% है। तो ये 5 बड़े मज़ाहिब हैं जो उसे कहते हैं टोरंटो के अंदर कंसंट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें। अब जब क्विकली अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो टोरंटो की क्लाइमेट भी मोर लेस वो ये जो हम बात करते हैं साउदर्न ओंटारियो में बाकी शहरों की, जिसे हम जुलाई अगस्त यानी महीना यहाँ पे गर्म होता है, एवरेज में टेम्परेचर 26-27 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों की बात करें तो जनवरी फरवरी का महीना बहुत ठंडा होता है, उसमें एवरेज में -7 से -15 तक भी सेल्सियस तक ये टेम्परेचर चला जाता है। समर जो सी होती है बड़ी अच्छी होती है, आप इंजॉय करते हैं, आउटडोर बेशुमार तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, सारा कुछ जो हम चीज़ों को इंजॉय करते हैं। और सर्दियों में जाहिर बात है स्नो और इस तरह की जो चीज़ें स्नो रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो भी यानी सर्दियों के चाहने वालों के लिए वो भी सब के सब यहाँ पर मौजूद है। जब किसी शहर में जब हम सेटल होने की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं कि आप कितने महसूस करेंगे अपने को इस शहर में। तो यहाँ पे अगर हम क्राइम इंडेक्स के हवाले से बात करें 2023 की, तो इसमें जो इसका सेफ्टी इंडेक्स है वो तकरीबन 57% है, और जो क्राइम इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 43% है। तो इसका मतलब मोर देन 50% ऑन एवरेज अगर तस्वुर किया जाए तो ये शहर एक सेफ सिटी कंसिडर होगा। बट डेफिनेटली जैसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं वहाँ पर क्राइम के कुछ एरियाज होते हैं, कुछ मीन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर ओवरऑल हम बात करें कि जो कुछ सर्वेस किए गए उसमें जो 34 टॉप सिटीज़ थी कनाडा की, उसमें जो टोरंटो है वो 4थे नंबर पर आता है एज सेफेस्ट सिटी। तो इस हवाले से भी यहाँ पे रहना कोई बहुत ख़तरनाक नहीं होगा। हाल बताए इसमें अगर हम क्राइम या उनके हवाले से बात करें तो ऑटो थेफ्ट टॉप पे है तकरीबन को 38%। इसके अलावा जो नॉर्मल थेफ्ट होती है तकरीबन वो 25% केसेज होते हैं। ब्रेकिंग और एंटरिंग के आप गए हैं और आपके घर का ताला तोड़ के अंदर घुस के आ गए, वो भी तकरीबन को 18-19% है। तो इस तरह के क्राइम यहाँ पर ये होते हैं। इसके लिए आपको खबरदार रहना चाहिए अगर आप टोरंटो में मूव करने की प्लान कर रहे हैं। अब वही बात रिलेटेड कॉस्ट इन आपके हाउसिंग कॉस्ट, आपने मूव करना है तो रहना भी है, किराए पे घर लेंगे या घर खरीदेंगे, तो यहाँ पे अगर हम एवरेज होम प्राइस की बात करें डिटैच्ड घर की तो वो $1 मिलियन एवरेज प्राइस चल रही है। इसी तरह अगर आप कॉन्डोमिनियम की बात करें तो तकरीबन $7,23,000 है।
हाँ जी, इसमें जो ग्रोथ रेट है वो 3% सालाना है। तो इसका मतलब कि लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं या रहने के लिए भी प्रॉपर्टी लेते हैं, उनको पता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की प्रॉपर्टी जो सी है उसकी प्राइस जो सी है निस्बतन बाकी शहरों के मुकाबले में ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर आप रेंट के ऊपर यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, बड़ा घर लेके, कोई जिस तरह मैंने डिटैच घर की बात की, 3-4 बेड हाउस, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट $4,200 से लेकर $5,600 महाना किराया देना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉन्डोमिनियम में रहना चाहते हैं 1 या 2 कमरों में मुश्तमिल और एक वॉशरूम प्रॉपर्टी, तो उसमें $2,400 से लेकर $3,200 महाना आपको उसे कहते हैं किराया भी अदा करना पड़ेगा। तो किराए के हवाले से ये शहर महंगा है डेफिनेटली, क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो जब यहाँ पे आप मूव करेंगे, यहाँ पे कुछ इसके फायदे उठाएंगे, तो फिर आपको ये किराया और ये चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब जब हम आते हैं जॉब मार्केट के ऊपर, जब आप मूव करते हैं किसी शहर में, तो आप कहते हैं यार नौकरी क्या करूँगा या क्या काम करूँगा, ज़्यादातर लोग जो नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.9% है। इसको अगर हम कंपेयर करें कनाडा के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, जो 6.25% है, ये 2024 के मैं अदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर करूँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पर निस्बतन बेरोजगारी की शरह ज़्यादा है, 7.9% एज कम्पेयर टू कैनेडियन एवरेज ऑफ 6.25%। वो तो मसाइल होते हैं, जब आबादी बहुत ज़्यादा होगी, हर बंदा उस शहर में घुसेगा, तो फिर बेरोजगारी तो बढ़ेगी, क्योंकि हर बंदे को जॉब नहीं मिल सकती। इसके अलावा जनाब उसे कहते हैं, हम बात मैंने पहले की थी कि ये सेंटर है म्यूजिक, थिएटर, मोशन पिक्चर का और टेलीविजन प्रोडक्शन रिलेटेड और जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वगैरह वगैरह, तो उस हवाले से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी, अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं या आपकी एक्सपर्टीज उसके अंदर है, ठीक है जनाब। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल के दफातर यहाँ पे आपको मिलेंगे, बाकी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। गवर्नमेंट की मैं पहली बात कर चुका हूँ, इस तरह टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से मैंने बात की, अगर रॉजर्स है, बेल है, ये बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के भी हेडक्वार्टर्स आपको उसे कहते हैं टोरंटो में मिलेंगे। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप कितना डिजर्व करते हैं और फिर कॉम्पिटिशन में किस तरह सक्सेसफुल होते हैं। अब जनाब जो एजुकेशन है, वही बात कि ग्रेड 12 तक तो एजुकेशन फ्री है, पब्लिक स्कूल में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे हम स्कूलों की बात करें तो तकरीबन कोई 950 के करीब एलिमेंट्री स्कूल हैं, 110 सेकेंडरी स्कूल हैं, 4 पब्लिक स्कूल हैं। इसके अलावा यानी कॉलेजेस हैं, सॉरी 4, उसमें आपका सेंटेनियल हो गया, जॉर्ज ब्राउन हो गया, हम्बर कॉलेज हो गया, सिनेका कॉलेज, ये ज़रा मशहूर किस्म के कॉलेज हैं। इसके अलावा 5 यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी वगैरह नुमाया है। तो यहाँ पर आपको बेशुमार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसलिए नजर आएंगे टोरंटो के अंदर, क्योंकि वो अपनी तालीम हासिल कर रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन आप जब यहाँ पे मूव करते हैं तो आपके बच्चों की तालीम के लिए कोई ऐसा मसला नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फिर जनाब रिलेटेड चीज़ हेल्थ केयर के ऊपर आ जाएँ, तो यहाँ पर 44 हॉस्पिटल्स हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा वॉक इन क्लिनिक्स हैं। तो जो टोरंटो जनरल हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा जहाँ का जो अस्पताल तस्वर होता है, वो दुनिया में उसकी रैंकिंग 3rd नंबर पे आती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये 2024 की बात करें, कनाडा का तो टॉप हॉस्पिटल है टोरंटो जनरल हॉस्पिटल, लेकिन दुनिया में भी उसका 3रा नंबर है। तो इस हवाले से भी आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए कि यू विल गेट द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ इफ़ यू प्लान टू मूव टू टोरंटो। अब जनाब जब आप कहीं मूव करते हैं तो फिर ज़हन में ये भी आता है कि जी शॉपिंग, ग्रोसरीज, ये हम कैसे करेंगे। तो जनाब वो तो आपको पता है, फिर जो टोरंटो की जब आप बात करते हैं तो वो तो हब है डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स का। जिसे हम बात करते हैं टोरंटो ईटन सेंटर जो उनसे बड़ा मशहूर है, यॉर्कडale शॉपिंग सेंटर हो गया, और भी बेशुमार छोटे बड़े मॉल्स आपको मिलेंगे, बेशुमार ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनकी चेन आपको मिलेंगी, वेदर इट इज़ मेट्रो, लॉबलॉज हो गया, आपका नो फ्रिल्स हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर अगर जिसमें मैंने बात की मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि 8% यहाँ पर मौजूद है, लॉजिकली यहाँ पे बेशुमार आपको हलाल स्टोर में मिलते हैं। यहाँ पे आपको उसे कहते हैं ग्रोसरीज और आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप मीट के बारे में सेंसिटिव है कि जी हलाल या हराम एज ए मुस्लिम, तो आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं, तो कोई ऐसा मसाइल नहीं है। अब जब किसी शहर में मूव करते हैं आप, तो स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेशुमार जनाब उसे कहते हैं स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, जिसमें उसे कहते हैं ट्रिनिटी बेलवुड्स पार्क हो गया, लैम्पर्ट स्टेडियम हो गया, ट्रू नॉर्थ क्लाइंबिंग हो गया। इसके अलावा पार्क्स एंड आउटडोर्स की बात करें तो हाई पार्क का बड़ा मशहूर है, हार्बर स्क्वायर पार्क है, यहाँ पे क्वींस पार्क है, टोरंटो आइलैंड्स है बड़े खूबसूरत, वहाँ पे आप जाएँ, उसे कहते हैं शिप के जरिए क्रूज शिप चलती है जनाब, वैसे आपको 15-20 मिनट टोरंटो आइलैंड में रहती है, आप उसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जो मेन स्पोर्ट्स सारी हॉकी और ये वो जो कनाडा की वो सब खेली जाती हैं। सर्दियों में आइस हॉकी होगी, इस तरह या बास्केटबॉल, बेसबॉल वगैरह वगैरह, ये सारी सारे गेम जो हैं यहाँ पर खेली। तो स्पोर्ट्स की रिक्रिएशन की भी कोई कमी नहीं है इस बड़े शहर के अंदर, जो डेफिनेटली उसे कहते हैं कोई भी जो एक बंदा जब किसी शहर में मूव करता है तो वो इस चीज़ को भी ज़रूर कंसिडर करता है। अब जो हमारा आखिरी सेगमेंट के जनाब कि आपको टोरंटो मूव करना चाहिए नहीं, इसमें मैं अपनी असेसमेंट दूंगा जिसमें मैंने बात की जनाब, अगर आपको कल्चरल डाइवर्सिटी ऐसी चीज़ें पसंद है कि आप मुख्तलिफ तरह के लोगों में रहना पसंद करते हैं, फिर तो टोरंटो आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन होती है, क्योंकि 200 एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। अगर आप अपने शहर में या कोकून में रहना चाहते हैं तो फिर टोरंटो कभी मूव ना कीजिएगा। इसलिए जनाब यहाँ पर मैं बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बेशुमार है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है। तो आप इन दोनों चीज़ों का जो ट्रेड ऑफ है उसको ध्यान में रखें और देखें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वेयर डू यू स्टैंड विज़ द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द सिटी ऑफ टोरंटो।
इसलिए आप उसे कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, वो बड़ा अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट कार्स भी मिलती हैं, आपको जनाब उसे कहते हैं बसेज भी मिलती हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पे जनाब गो ट्रेन वगैरह वगैरह, तो वो ऐसी ज़रूरत नहीं। अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा फिरने फिराने के शौकीन नहीं है, तो आप गाड़ी के बगैर भी यहाँ पे इस शहर में रह सकते हैं। अगर आपकी जॉब भी डाउनटाउन के अंदर है तो गाड़ी का जो खर्चा अच्छा खासा जो $800,000 महीने का होता है, उससे आप बचत कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ट्रैफिक या पॉपुलेशन कंजेशन से चिढ़ है, फॉर एग्जांपल मैंने बात की जिसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मतलब 4149 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो दिस इज डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। तो कुछ लोग उससे घबराते हैं कि यार बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ, आई डोंट लाइक सच थिंग्स, मैं किसी सुबह बेरी में जहाँ जाऊँगा, तो फिर आप टोरंटो कभी घूम कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली हाई है। मैंने रेंट्स के बारे में आपसे बात की सारा कुछ, तो जब रेंट्स हाई होंगे तो हम उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ग्रोसरी के आइटम, बाकी चीज़ें, कि वो डिमांड सप्लाई बैलेंस पर होगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो भी महंगी होगी। तो अगर आपके वसाइल महदूद हैं तो प्रॉब्ली देन टोरंटो इज़ नॉट योर बेस्ट चॉइस। और फाइनली जो मैंने बात की वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से कि जनाब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, तो फिर तय है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ। तो अल्टीमेटली फैसला आपने करना है कि आपकी तबीयत क्या है। उस तबीयत के हवाले से जो टोरंटो के कुछ फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो किस हद तक आपके लिए मौजू हैं। अगर वो मौजू है तो प्लीज़ डू मूव टू टोरंटो, और अगर आप समझते हैं कि जनाब उसे कहते हैं वो चीज़ें मौजू नहीं है, देन यू लुक फॉर सम अदर सिटी। और उसके लिए हमारी ये सीरीज़ देखते रहें, क्योंकि इसमें मैं कनाडा के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, मशहूर शहर, उन सब का अहाता करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो जनाब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है। दुआ में भी याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।